नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एंटरप्रेन्योर ई कॉन्क्लेव में, जहां आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में विभिन्न सेक्टर पर कोविड-19 के प्रभाव की। कोविड-19 के कारण क्या चुनौतियां और क्या बदलाव सामने आए और भविष्य के लिए किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं। न्यूज 18 छत्तीसगढ़ एंटरप्रेन्योर ई कॉन्क्लेव में सबसे पहले हम बात करेंगे रियल एस्टेट सेक्टर की। छत्तीसगढ़ में रियल एस्टेट की ताजा स्थिति क्या है और कोविड काल में भी रियल एस्टेट किस तरह से साबित हो सकता है इन्वेस्टमेंट का बेहतर विकल्प। इन बिंदुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं जयश्री बिल्डर्स रायपुर के डायरेक्टर योगेश वर्मा जी। तो न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एंटरप्रेन्योर ई कॉन्क्लेव में बहुत बहुत स्वागत है योगेश वर्मा जी आपका। योगेश जी, फ्लैट्स का चयन क्यों करना चाहिए और एमिनिटीज का क्या महत्व होता है? हमको आज अपने परिवार को, अपने आप को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है और सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम देखें तो एक स्वतंत्र मकान से अच्छा एक फ्लैट होता है और एमिनिटीज का बड़ा महत्व होता है सर फ्लैटों में। कारण क्या है कि फ्लैट अपने आप में एक कवर्ड कैंपस होता है, एक परिवार की तरह लोग वहां पर रहते हैं जी और बहुत सुरक्षित रहना पसंद करते हैं। बिल्कुल। तो फ्लैट में एमिनिटीज का होना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे हम लोगों ने सर जो फ्लैट लॉन्च किया है, हमारे जो फ्लैट हैं, एक फ्लैट में हमने सर 3 कारों की पार्किंग दी हुई। हमारा जो फ्लैट है उसमें बेसमेंट पार्किंग है, फर्स्ट फ्लोर भी पार्किंग, प्लस सर वाटर लेवल इतना अच्छा है कि हमने 3-3 बोर वहां पर किया हुआ है जी। और आरसीसी वर्क करने के बाद सर हम लोगों ने ब्रेक वर्क शुरू। और हमारे लिफ्ट के भी एरिया सर 3 लिफ्ट है, जिसमें 2 पैसेंजर लिफ्ट है और एक सामान लाने ले जाने का अलग से हम लोगों ने लिफ्ट दिया हुआ है जी। तो इस तरीके से हमारी एमिनिटीज है। एक बहुत सुंदर सा गार्डन है, मंदिर है और सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है फ्लैटों में पार्किंग का। इसीलिए इस असुविधाओं को देखते हुए हम लोगों ने क्या किया कि एक फ्लैट के पीछे हम लोगों ने 3 कार की पार्किंग। बिल्कुल। तो योगेश जी, इसी के साथ सवाल ये भी उठता है कि फ्लैट्स के चयन में लोकेशन का क्या महत्व है? लोकेशन का बड़ा महत्व है। जैसे आज अगर हम फिर अपने रायपुर शहर की बात करें तो जितने भी हॉट जगहों पे जो फ्लैट बने हुए हैं सर, वो आज एक कमर्शियल हो चुका है और आज वहां पर सर लोग जो फ्लैटों पे निवेश किए थे, अपना पैसा डाले थे, आज वो सारा एरिया कमर्शियल पे यूज होता चला जा रहा है। तो फ्लैट का चयन सर ऐसे जगह पे करें जहां पर पॉश कॉलोनियां हो और लोगों का आवागमन बहुत ज्यादा हो, ताकि आगे चल के सर जैसे एक फ्लैट की, हर फ्लैट की एक वैलिडिटी होती है 20 साल 25 साल। तो जब वो फ्लैट 20 साल 25 साल में जर्जर हो जाए और हमको बिल्डर को देना पड़े या उसको दोबारा रिनोवेट कराना पड़े, तो लोकेशन अगर आपका बहुत प्राइम होगा सर, तो आपका वो रिनोवेट होने में और उसका जो खर्च है वो आपके ही जमीन से निकल जाए। लेकिन अगर आप लोकेशन अच्छा चयन नहीं करते हैं सर, तो 20 साल 25 साल जो उसकी वैलिडिटी होती है, उसके बाद अगर उसका रिनोवेशन पे आप जाएंगे तो हो सकता है सर आपको अपने घर से पैसा लगा। योगेश जी, किसी भी प्रोजेक्ट या फिर किसी भी बिल्डर को चयन करते वक्त ग्राहकों को किन मूलभूत बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे बड़ी बात सर, जिस बिल्डर से आप जुड़ते हैं उसका नियत कैसा है काम करने के, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये सर एक बड़ा बजट और बड़ा फाइनेंस का बिजनेस होता है और आम लोग अपनी काड़ी कमाई, अपनी जमा पूंजी पूरा हमको देते हैं। तो सबसे पहली बात तो सर, जिस भी बिल्डर से आप जुड़े उसका काम के प्रति कैसा नियत है, कैसा उसका वर्किंग पैटर्न है, क्या क्वालिटी वो मेंटेन करते हैं। बिल्कुल। इन चीजों का हमको बहुत विशेष ध्यान देना पड़ता है। क्योंकि सर देखिए, आज रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्टों में भी बहुत सारी ऐसे प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है लोगों को, जो आगे चल के उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है और पब्लिक परेशान रहती है। तो जब भी बिल्डर का चयन करें सर, पहले उसका वर्किंग एक्सपीरियंस कि उसने कितने फ्लैट बनाए हैं, कितने कॉलोनियां की हुई है और कितने प्रोजेक्ट उनके अपकमिंग में हैं। इन चीजों का विशेष ध्यान देना चाहिए। और दूसरा सर, बहुत ज्यादा पार्टनरों के प्रोजेक्ट नहीं लेने चाहिए। 1 2 3 पार्टनर तक चलते हैं सर, उसके बाद अगर किसी प्रोजेक्ट में 3 पार्टनर से 4 पार्टनर, 5 पार्टनर, 6 पार्टनरों का प्रोजेक्ट है, तो ऐसे प्रोजेक्टों में पब्लिक को पैसा नहीं देना चाहिए। इन ऐसे प्रोजेक्ट से बचना चाहिए। योगेश जी, रियल एस्टेट में निवेश के बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या राय देना चाहेंगे? आज के डेट पे अगर हम देखें जिस तरीके से समय चल रहा है, तो आज सर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और यहाँ पर सर संभावनाएं अपने
अपने भी जो पेमेंट होता अपना जो पैसा होता है उसके बढ़ने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती जी। है। और खास तौर से सर अगर आप देखें जो नए राजधानियां बनी रहती है, नए जिले बने हुए रहते हैं, जो नया राज्य बना हुआ रहता है, ऐसे जगहों पे अगर हम अपना पैसा निवेश करें तो बाकी शहरों से ज्यादा तेजी से हमारे पैसा बढ़ जाता है। योगेश जी, छत्तीसगढ़ में रियल एस्टेट में क्या संभावनाएं हैं? यहाँ संभावनाएं इससे सबसे ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर काफी बड़े बिजनेसमैन आज इन्वेस्टमेंट हमारे छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं और हम लोग भी सर हमारा जो कॉलोनी करने का तरीका है, फ्लैट बनाने के तरीके में हम लोगों ने बहुत सारा बदलाव किया है। लोगों की जरूरतों को देखते हुए हम लोगों ने और बहुत बेहतर सुविधाएं देने का प्रयास करते रहते हैं और करेंगे। रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े तमाम पहलुओं के बारे में जानकारी और खास सुझाव दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एंटरप्रेन्योर ई कॉन्क्लेव में अब हम बात करेंगे हेल्थ केयर सेक्टर की। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं का क्या है हाल, मरीजों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इन बिंदुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री लक्ष्मी नारायण मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रायपुर के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर PR घृतलहरे जी। डॉक्टर साहब, श्री लक्ष्मी नारायण मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रायपुर का एक प्रमाणिक हॉस्पिटल है। यहाँ पेशेंट्स के इलाज के लिए कौन कौन सी सुविधाएं हैं? यह अस्पताल बलौदा बाजार सरसीवा सारंग रोड पर रायपुर से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह विधानसभा और DPS स्कूल के आगे यह संचालित है अस्पताल जी। यहाँ पर OPD मरीजों का उपचार किया जाता है, जिनको अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं पड़ती है और जिनको भर्ती करने की जरूरत होती है उनको आयुष्मान कार्ड से अगर सुविधा है ऑपरेशन जी के लिए या ऐसी चिन्हित बीमारियों के लिए तो आयुष्मान भारत की ओर से उन्हें इलाज किया जाता है जी। और इस तरह से जो है IPD और OPD दोनों सुविधा उपलब्ध है। डॉक्टर साहब, हॉस्पिटल के सभी विभागों के बारे में विस्तार से बताएं। शल्य क्रिया विभाग, जनरल सर्जरी होती है, जैसे हर्निया का ऑपरेशन होता है, यहाँ पर हाइड्रोसील का ऑपरेशन होता है, अंतड़ी में परफोरेशन हो गया या पेट में परफोरेशन हो गया तो इसका उपचार होता है जी। दूसरा है यूरो सर्जरी। यूरो सर्जरी में यहाँ पर प्रोस्टेट का उपचार होता है। स्टोन अगर है, पथरी है, अगर किडनी में पथरी हुई या किडनी की जो है उसमें नली में पथरी हुई या ब्लैडर में पथरी हुई, इसका ऑपरेशन के द्वारा उपचार होता है। इसी तरह से नाक कान गला विभाग है हमारे पास में, जिसमें टिम्पेनोप्लास्टी करते हैं, थायराइड ग्लैंड का ऑपरेशन करते हैं, राइनोस्पोडियोसिस जी। नाक में गुठली हो गई उसका भी ऑपरेशन करते हैं और क्रॉनिक साइनसाइटिस एंट्रम पंक्चर करके उसका उपचार करते हैं। डॉक्टर साहब, सरकार से प्राप्त जन स्वास्थ्य सुविधाओं को आप किस तरह से संचालित करते हैं? ऑपरेशन के योग्य केस है और उसको देखते हैं कि चिन्हित उसमें है कि नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो है इसमें गाइडलाइंस के अनुसार चिन्हित अगर वो है ऑपरेशन, तो ऐसे ऑपरेशन को जो है उनको आयुष्मान योजना के तरह या जी खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत या मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत जो है उनको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराते हैं। डॉक्टर साहब, कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए श्री लक्ष्मी नारायण मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल किस तरह की तैयारी कर रहा है? कोरोना के मरीज को भर्ती करके अभी पिछले साल से इलाज करना बंद कर दिए हैं, क्योंकि यह अस्पताल छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा चिन्हित अस्पताल नहीं है। कोरोना मरीजों का उपचार वहीं पर होता है जहां पर चिन्हित अस्पताल सरकार ने तय कर ली, और इसलिए यहाँ पर भी एहतियात के तौर पर हम लोगों ने रेफरल सिस्टम को जो है मजबूत किया हुआ है और संभावित केस जो आते हैं उनको हम लोग जो है आगे रेफर कर देते हैं। डॉक्टर साहब, श्री लक्ष्मी नारायण मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की क्या योजनाएं हैं और आने वाले वक्त के लिए ये तमाम योजनाएं कैसे काम करेंगे? हमारी योजना है समुचित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना, यह हमारा मोटो है। धन के अभाव में कोई वंचित न रहे और इसके इलाज के लिए आयुष्मान भारत की योजना है, खूबचंद बघेल की योजना है ही, और यह योजना जरूरतमंदों को उपलब्ध कराई जा रही है। जी। निदान उपचार के लिए
प्रयोगशाला व अन्य सेवाएं, एक्सरे, ईसीजी, अल्ट्रासोनोग्राफी और भी उच्च तकनीक वाले निदान प्रकरण की उपलब्धता की कराने की तैयारी है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिकता हमारा उद्देश्य है। शहर में विस्तृत स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं। शहर के पेरीफेरी में लोगों को की पहुंच करवाने लक्ष्मीनारायण मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कार्यरत है। डॉक्टर साहब, छत्तीसगढ़ जैसे इलाके में मेडिकल साइंस के लिए क्या चुनौतियां हैं? यहाँ पर जन जागरूकता की कमी है, शिक्षा का अभाव था और जन जागरूकता के अभाव में अंधविश्वास में जादू टोना, बैगा, गुनिया, सिरहा का उपयोग करते थे। बस्तर में जब पदस्थ था तो एक व्यक्ति पेड़ से नीचे गिर गया, जी। तो उसने जो है वो 8-10 दिन के बाद में अस्पताल आया। उसको फ्रैक्चर था, तो हमने पूछा इतना दिन क्यों लगा लिए? उनका जवाब था कि हमारी देवी देवता ये नाराज हो गए और इसके वजह से हम अभी तक के झाड़ फूंक करा रहे थे। तो अंधविश्वास चरम सीमा पर ग्रामीण क्षेत्रों में और ट्राइबल एरिया में अभी व्याप्त है। डॉक्टर पीआर घृतलहरी जी, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एंटरप्रेन्योर ई कॉन्क्लेव में जुड़कर आपने छत्तीसगढ़ में हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े तमाम पहलुओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी और भविष्य की तैयारियों के बारे में बताया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एंटरप्रेन्योर ई कॉन्क्लेव में फिलहाल अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ नए और खास मेहमान, जिनके साथ हम विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित जरूरी बातचीत करेंगे और सुझाव भी हासिल करेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एंटरप्रेन्योर ई कॉन्क्लेव, जहां हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के अलग अलग सेक्टर पर कोविड-19 के प्रभाव, बदलाव और तैयारियों की। बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं अलर्ट SGS प्राइवेट लिमिटेड रायपुर के डायरेक्टर अमित कुमार द्विवेदी। अमित जी, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ एंटरप्रेन्योर ई कॉन्क्लेव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। अमित जी, उद्योगों में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती का क्या महत्व है? उद्योगों में सुरक्षा कर्मियों का बहुत बड़ा महत्व है। उद्योग को सुरक्षित करने के लिए यदि कोई सामने रहता है तो वह प्राइवेट सुरक्षा गार्ड होता है। जैसे कि आप सबको ज्ञात होगा कि 26/11 हमले में बिल्कुल एवं छत्तीसगढ़ में बैंक में यदि हमला हुआ था तो वह यदि कोई सामने था तो सुरक्षा गार्ड था। सुरक्षा गार्ड के बिना सुरक्षित ढंग से उद्योग को चला पाना संभव नहीं है। कोरोना काल में यदि कोई सामने खड़ा था, अपना घर बार छोड़ के जिंदगी की चिंता बिना किए, वह सुरक्षा गार्ड था। बाकी कर्मचारी तो अपने घर पे बैठ गए थे, सभी डरे हुए थे, सहमे हुए थे, अपने घर पर दुपक के बैठे हुए थे, मगर साहस के साथ यदि कोई खड़ा था तो वह प्राइवेट सुरक्षा गार्ड ही था। इसलिए उद्योग को सुरक्षित करने के लिए और उद्योग को सुचारू रूप से चलाने के लिए यदि महत्वपूर्ण भूमिका कोई निभाता है तो वह प्राइवेट सुरक्षा गार्ड है। अमित जी, प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियों को दिन प्रतिदिन अपने काम में किस प्रकार की बाधाओं से जूझना पड़ता है, या यूं कहें कि किन प्रकार की बाधाओं से वो रूबरू होते हैं? हमारे जैसे रजिस्टर्ड सुरक्षा एजेंसियों को जो नॉन रजिस्टर्ड एजेंसियां हैं उनसे बहुत बड़ी बाधाओं से गुजरना पड़ता है। प्राइवेट जो नॉन रजिस्टर्ड एजेंसियां हैं वह बिना जांच पड़ताल के कार्य करती हैं एवं कभी भी घटनाएं कर देती हैं। इस कारण से उनके इस रवैये के कारण से हम जैसे रजिस्टर्ड एजेंसियों को आने वाले समय में बहुत बड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ता है और हम उनके उद्योगों के नजर में हम उस असुरक्षित जो काम करती हैं नॉन रजिस्टर्ड एजेंसियां, उनके चक्कर में हमारी कार्यशैली जो है तो कहीं न कहीं शंका पैदा करती है। इस कारण से गवर्नमेंट को भी चाहिए कि नॉन रजिस्टर्ड एजेंसियों पर रोक लगाएं, इनके ऊपर नकेल कसें। अमित जी, निजी सुरक्षा कर्मियों की तैनाती के द्वारा समाज में कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में क्या कोई मदद मिलती है? बिल्कुल, समाज यदि सुरक्षित है तो प्राइवेट सुरक्षा गार्ड के कारण समाज सुरक्षित है। हर जगह हर व्यक्ति के बीच में पुलिस
वह अर्धसैनिक बल नहीं रह सकता, क्योंकि संभव भी नहीं है। गवर्नमेंट की एक अपनी व्यवस्था है। इस कारण से प्राइवेट सुरक्षा गार्ड्स हमारे देश को सुरक्षित करने में, समाज को सुरक्षित करने में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। अमित जी, एक निजी सुरक्षा एजेंसी को सुचारू रूप से चलाने में सरकारी तंत्र से किस प्रकार के सहयोग अपेक्षित हैं? केंद्र व राज्य को एक आयोग बनाना चाहिए जो प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी के एवं सुरक्षा गार्ड के हित में कार्य करे। जैसे छत्तीसगढ़ पुलिस सहयोग करती है, वैसे ही संपूर्ण भारत में सहयोग मिलना चाहिए, क्योंकि हम भी देश की सेवा करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, जन जन की सेवा करते हैं, बेरोजगारों को रोजगार दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। देश की तरक्की एवं समाज की तरक्की, समाज को सुरक्षित रखने के लिए, देश को अग्रसर बढ़ाने के लिए सुरक्षा एजेंसी बहुत बड़ी अपनी भूमिका अदा करती है। अमित जी, निजी सुरक्षा एजेंसी को चलाने के लिए किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है? कुछ ऐसे संस्थान होते हैं जो पैसा न देना पड़े 6-8 महीना का रोकने के बाद किसी नॉन रजिस्टर्ड एजेंसी को हायर कर लेते हैं और इसके बाद पैसा न देने की मंशा से वो ऐसा कार्य करते हैं। तो इसके लिए मैं गवर्नमेंट से भी मांग करूंगा कि कोई ऐसी व्यवस्था हो सके कि प्राइवेट एजेंसियों को भी सहायता हो, और जो संस्थान ऐसी मंशा से कार्य करते हैं कि वेतन न देना पड़े एजेंसी को, तो उनके प्रति भी कोई नकेल कसी जा सके, ताकि कोई बेरोजगार भी इसमें न भटके। जाहिर सी बात है कि यदि समय से संस्थान वेतन नहीं देता है सुरक्षा एजेंसी को, तो कहीं न कहीं प्राइवेट सुरक्षा गार्ड्स को भी आर्थिक मजबूरियां या फिर लेट लतीफी का सामना करना पड़ सकता है, वह करना पड़ता भी है। तो इस कारण से मैं शासन प्रशासन से भी निवेदन करूंगा व आग्रह करूंगा कि ऐसी समस्याओं को निदान करने के लिए कोई एक ऐसा फैसला करें, ऐसी कोई योजना बनाएं ताकि सभी का विकास हो सके। अमित जी, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एंटरप्रेन्योर कॉन्क्लेव में जुड़कर आपने अपने सेक्टर से जुड़े तमाम पहलुओं के बारे में जानकारी और खास सुझाव भी दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं किल्कोग्राफी रायपुर के फाउंडर एंड क्रिएटिव हेड अभिषेक सान्याल। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एंटरप्रेन्योर कॉन्क्लेव में आपका बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक सान्याल जी। जी अभिषेक जी, किल्कोग्राफी छत्तीसगढ़ की बहुत ही प्रीमियम फोटोग्राफी फर्म है और अपने 2011 में इस फर्म की शुरुआत की थी। कृपया हमें इस सफर के बारे में बताएं और आपने इसे क्यों शुरू किया ये भी बताइए। एक्चुअली क्या हुआ था, 2011 में जब मैं कॉलेज में था तो वहाँ पे एक फोटोग्राफी क्लब स्टार्ट हुआ। उसमें क्या करना था, हमको हमारे फोटोज क्लिक करके उस क्लब में सबमिट करने थे एंड वहाँ पे जो भी मेंबर्स थे वही एक दूसरे को जज करते और उसमें पॉइंट्स देते थे। तो मेरे पास भी उस टाइम पे एक स्मार्टफोन हुआ करता था, तो मैं भी अपने फोन से खींच के अपने फोटोज वहाँ सबमिट करना स्टार्ट किया। मतलब वहाँ से मेरा फोटोग्राफी के फील्ड में इंटरेस्ट डेवलप हुआ एंड 2013 तक मैंने पूरा कॉलेज किया और उस वक्त मेरे कॉलेज में फोटोग्राफी में मेरा अच्छा खासा वहाँ पे नाम हो चुका था। जब कॉलेज खत्म हो गया उसके बाद मैंने फ्रीलांसिंग फोटोग्राफी की अपनी सिटी में एंड वो फ्रीलांसिंग शुरुआत में मुझे वेडिंग्स मिला करते थे, देन अलग अलग इवेंट्स मिला करते थे। तो ऐसे करते करते मेरा हर फील्ड फोटोग्राफी की हर फील्ड में मेरा एक अच्छा खासा पकड़ बन गया था। तो 2 साल मैंने फ्रीलांसिंग की। उसका जब मुझे लगा कि नहीं अब मुझे अपना खुद का फर्म ओपन करना चाहिए, तो 2015 में मैंने अपना खुद का फर्म ओपन किया। इसका नाम रखा मैंने अभिषेक सान्याल क्लिकोग्राफी एंड 2015 से लेके अभी तक हम बहुत ही सारे प्रीमियम वेडिंग्स एंड कमर्शियल्स शूट करते आ रहे हैं। अभिषेक जी, कोविड-19 की वजह से वेडिंग इंडस्ट्री सबसे ज्यादा प्रभावित हुई। शादियों में सीमित लोगों की अनुमति की वजह से क्या आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ा, और यदि हाँ तो आपने इसे कैसे डील किया? कोविड के कारण ऑब्वियसली बहुत सारे मुश्किलों का सामना हमको करना पड़ा। कोविड जब आया और जब नेशन वाइड लॉकडाउन लगा, मुझे ये समझ में आया कि जहां तक मतलब मेरा ये फोटोग्राफी फील्ड का नॉलेज है, मैं हमेशा लोगों के साथ इसको शेयर करना चाहता था, बट कभी मुझे उतना टाइम नहीं मिला।
तो लॉकडाउन में मुझे वो टाइम मिला और फिर हम लोग ने एक कोर्स डिज़ाइन करना स्टार्ट किया कोविड के टाइम में, और हमने एक वर्कशॉप डिज़ाइन किया जब तक लॉकडाउन था। और जैसे ही लॉकडाउन खुलना स्टार्ट हुआ, हम लोग ने ऑनलाइन ऑफलाइन सारे मोड्स में हम लोग ने वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कराना स्टार्ट किया। एंड आज के टाइम में हम अभी तक 7 से लेकर 8 वर्कशॉप करा चुके हैं, बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। तो एक ये पहला था जो मैंने कोविड टाइम को कोप अप करने के लिए किया। अभिषेक जी, आपने कई पुरस्कार भी जीते हैं, कृपया हमें अपनी उन उपलब्धियों और भविष्य की संभावनाओं के बारे में बताइए। 2015 से ही जब मैंने अपना फर्म स्टार्ट किया, तभी हमने कुछ वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स बनाए थे अपने फर्म के लिए, और वो वैल्यूज एंड प्रिंसिपल का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था हार्ड वर्क। तो हम 2015 से मैं मेरी पूरी टीम बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करके वेडिंग्स इवेंट्स में हम काम किए, और हमारे हार्ड वर्क का पहला रिकग्निशन हमको 2018 में मिला। 2018 में हमको वेडिंग फोटोग्राफर ऑफ द ईयर इन अर्ली बर्ड कैटेगरी बाय वेडिंग सूत्रा मिला। एंड देन नेक्स्ट ईयर ही हमको फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला इन द ईयर 2019। वो अवार्ड हमको नन अदर देन माधुरी दीक्षित से मिला था। तो ये हमारे अचीवमेंट्स अभी तक के, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि हम और भी सारे चीज अचीव करें। फ्यूचर प्लान्स में जैसे मैंने बताया, सबसे इम्पोर्टेंट हमारा फोकस रहेगा वर्कशॉप को और अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करना, क्योंकि ये मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट था कि मैं लोगों को सिखाऊं और लोगों को बताऊं कि कितनी क्रिएटिव फील्ड है। सेकंड जो है, जैसे कि लॉकडाउन में हमारा प्रोडक्ट का एक्सपेंशन हुआ, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बढ़ा, हम और भी कमर्शियल्स शूट कर रहे हैं। वी आर इन टॉक्स विद नेशनल ब्रांड्स जिसके साथ हमारी बात चल रही है, और हमारा मे बी इन नियर फ्यूचर वो डील क्लोज हो जाए और हम उनके लिए वीडियो एड्स शूट करना स्टार्ट कर दें। अभिषेक जी, आज बहुत सारी फोटोग्राफी फर्म है, कृपया हमें बताएं कि आप लोग दूसरे से कैसे अलग हैं। जो भी अपने अपने फोटोग्राफी फर्म में काम कर रहे हैं, आई एम श्योर दे आर डूइंग ग्रेट, बट व्हाट सेपरेट अस फ्रॉम देम इज हमारा जो है मेन पॉइंट, वो है इन हाउस प्रोडक्शन। जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया, इन हाउस प्रोडक्शन हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्योंकि इन हाउस प्रोडक्शन से ये होता है कि जैसे कि फिर से मैंने पहले बोल चुका है कि इससे क्लाइंट्स की जो नीड्स होती हैं, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, हम उसको सुनते हैं एंड हम इन हाउस ही इसको रेक्टिफाई कर देते हैं। हमको किसी चीज को आउटसोर्स नहीं करना पड़ता है। छोटी से छोटी चीज जैसे कि डिजाइनिंग, प्रिंटिंग, एंड देन फ्रॉम पोस्ट प्रोडक्शन, वीडियो प्रोडक्शन, जितने भी फॉर्म्स ऑफ वीडियोस होते हैं आजकल, हम सब खुद इन हाउस ही बनाते हैं। तो आई थिंक ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है हमारा, जो हमको दूसरों से अलग करता है। अभिषेक जी, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एंटरप्रेन्योर ई कॉन्क्लेव में जुड़कर आपने अपने सेक्टर से जुड़े तमाम पहलुओं के बारे में जानकारी और खास सुझाव दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एंटरप्रेन्योर ई कॉन्क्लेव के अनूठे मंच पर छत्तीसगढ़ के विभिन्न सेक्टर्स पर कोविड-19 के प्रभाव, बदलाव और तैयारियों के बारे में सार्थक चर्चा की गई। साथ ही कई महत्वपूर्ण सुझाव भी हासिल हुए। मध्य प्रदेश न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ एंटरप्रेन्योर ई कॉन्क्लेव का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।